जो आ करके कहती है कि हमने ये किया है, जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। अभी मैं सुन रहा था गौरीशंकर जी को, इन्होंने गिना दिया आपको, ऑक्सीजन प्लांट, ट्रॉमा सेंटर, डायलिसिस सेंटर, सड़कें, 50 सड़कों पर काम। आपने कभी सपा बसपा को सुना है भाषण देते हुए कि उन्होंने कोई काम गिनाया हो? वो क्या गिनाएंगे, मैंने उसको उठवा लिया, वो क्या गिनाएंगे, मैंने उस पर कब्जा कर लिया, मैंने उसके जमीन पर कब्जा कर लिया, मैंने उसके मकान पर कब्जा कर लिया। कभी सुना उनसे कि उन्होंने कहा हो कि मैंने हॉस्पिटल बनवाया? कभी सुना उन्होंने? हाँ, वो बनवाएंगे तो जेल बनवाएंगे, वो बनवाएंगे तो जेल बनवाएंगे, क्योंकि उनके लोग मित्र साथी तो वहीं रहा करते हैं, वो तो वहीं मिलते हैं। कभी उन्होंने विकास की कहानी कही है? और हमारे गौरीशंकर जी गिना रहे थे, मैं अभी बैठा था तो मैं सुन रहा था। मित्रों, विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है, याद रखना। और इसलिए चाहे वैचारिक दृष्टि से देखो, चाहे वैचारिक दृष्टि से देखो, चाहे जिस भी दृष्टि से देखो, पार्टी को सरकार के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचे, गरीब की जिंदगी सुधरे, वंचित, पीड़ित, दलित जो पिछड़ गया है वो आगे बढ़कर के आए, ये काम करने का अगर किसी ने बेड़ा उठाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार। लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि आपके कंधे पर और मीडिया के कंधे पर मेरी बात दूर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि बड़ी सभाएं नहीं हो सकती, कोरोना का प्रोटोकॉल लगा है, प्रोटोकॉल को मानना हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन चलिए, कम से कम खुली हवा में हम चर्चा करने के लायक तो हुए। तो आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जिसको आप पूरा करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। मित्रों, एक समय था, मैं आपको कहानी सुना रहा हूं 1998 और 2000। मैं हिमाचल प्रदेश में मंत्री था, तो मैं बहुत मेहनत करता था, लेकिन जब भारत के आंकड़े आते थे तो वो बहुत आशाजनक नहीं आते थे। तो मैं बड़ा दुखी होता था कि भाई देखो, मेरा प्रदेश तो इतना अच्छा काम कर रहा है, फिर ये आंकड़े ऐसे खराब क्यों हैं? तो मेरे को बताया गया था कि कुछ बीमारू राज्य हैं, बीमार हैं, उसमें से बीमारू का यू वो उत्तर प्रदेश था, यानी उत्तर प्रदेश की स्थिति ये थी। और आज यूपी हो गया उपयोगी, यूपी हो गया नंबर 1 स्टेट, आगे बढ़ने वाला प्रदेश। ये बदलती तस्वीर उत्तर प्रदेश की खड़ी हुई है, इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आज आपके यहां अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है। आपने अभी कहा कि हमारे मेडिकल कॉलेज से ट्रॉमा सेंटर ले गए थे, यहां तो यूनिवर्सिटी ले गए थे। आज अटल बिहारी वाजपेयी की मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, आयुष मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहे हैं। उसी तरीके से एक समय में 15 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे 2014 में, और मुझे खुशी है, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मोदी जी का आशीर्वाद मिला। आज उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, 59 मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने दिए हैं, 59। मित्रों, ये मैं विकास की कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेडिकल कॉलेज के आने का मतलब सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं आता, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एक अर्थव्यवस्था आती है, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, नई दुकान बसते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर खुलते हैं, और
जिले का डॉक्टर फिर वो गांव तक पहुंचने लगता है, ये परिवर्तन आता है और गांव का विकास होता है, उसके स्वास्थ्य की चिंता होती है। इसलिए जब मैं 59 मेडिकल कॉलेज की बात कहता हूं तो वह उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रहा है। अगर मैं बात करूं विकास की, एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आता है। इससे पहले आप दिल्ली जाया करते थे इलाज के लिए, अब आपका इलाज उत्तर प्रदेश में होगा। इसकी ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यह अंतर आता है। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज, स्वास्थ्य की चिंता किसी और ने नहीं की, वो की तो नरेंद्र मोदी जी ने। और आयुष्मान भारत की बात मैं करूं तो वो, भैया मेरी बात भी सुन लो, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है। आयुष्मान भारत ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है, दुनिया का। अमेरिका में चुनाव होता है तो चाहे बाइडेन हो चाहे कोई ट्रंप हो, हेल्थ कवरेज की बात करते हैं। अगर चुनाव यूरोप में होता है तो हेल्थ कवरेज की बात करते हैं। लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम लेके आया है। आज 10 करोड़ 74 लाख परिवार यानी 50 करोड़ लोग, यानी भारत की आबादी के 40% लोग, और उसमें से 2.5 करोड़ परिवार उत्तर प्रदेश के हैं, जिन गरीब लोगों को साल का मोदी जी ने 5 लाख रुपए हेल्थ की बीमारी से, गंभीर बीमारी से जूझने के लिए दिया। हर साल 5 लाख रुपए, हर साल। पहले क्या होता था, किसी गरीब के घर में किसी को कैंसर हो जाए, जमीन बिक जाती। किसी के हाथ, दिल का ऑपरेशन हो, हार्ट का ऑपरेशन हो, जमीन बिक जाती थी। किडनी का ऑपरेशन हो, मकान बिक जाता था। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आज गरीब आदमी को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम, ये हमारे मोदी जी ने शुरू किया है। उसी तरीके से आवास की बात भी हम अगर करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 42 लाख घरों को घर देने का काम आदरणीय मोदी जी ने। वो क्या करते थे? घर छीनते थे। हम क्या करते हैं? हम घर देते हैं। और घर के उसकी मलकियत भी किसको देते हैं? घर की माता को देते हैं, मालकिन को देते हैं, महिला सशक्तिकरण करते हैं। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। आज विकास की दृष्टि से आपके यहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं और बन गए। खुशीनगर का एयरपोर्ट बन गया, बुद्ध सर्किट शुरू हो गया। लखनऊ का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। बनारस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन रहा है और दुनिया का 5वां बड़ा एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, उसका भी काम शुरू हुआ। यह है विकास की नई कहानी, जिसको हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट नहीं होता है, विकास की एक नई गाथा लिखता है, एक कहानी लिखता है और उसको आगे बढ़ाता है। यहां पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे, ये सारे एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रहे हैं। इस सारे एक्सप्रेसवे के माध्यम से विकास की एक नई कहानी चलेगी। और मुझसे कोई बोलता है तो मैं हमेशा बोलता हूं, ये 4 लेन 6 लेन सड़क नहीं है, ये विकास की गंगा है। इसको याद रखना, ये विकास की गंगा है। पहले उत्तर प्रदेश में आने का मतलब होता था कि अगर एक जिले में पहुंच गए तो दूसरे जिले में जाने का मतलब हुआ गया, दिन गया, समय गया। मैं 2012 के चुनाव में दिल्ली से चलता था तो बुलंदशहर में भी अगर एक जनसभा करनी पड़ती थी तो आधा दिन तो आने में लगता था और आधा दिन जाने में लगता था। आजकल हमारे मानवेंद्र जी मुझे बोलते हैं कि सुबह बुलाओगे, मैं सुबह आ जाऊंगा। मैं कैसे आओगे? एक्सप्रेस हाईवे पकड़ूंगा, पहुंच जाऊंगा 2 घंटे में, पहुंच जाऊंगा 3 घंटे में। यह है अंतर, यह है
उत्तर प्रदेश की विकास की कहानी जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी परसों निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। उस बजट में 60 लाख लोगों को, जिसको कहते हैं प्रोडक्शन के साथ प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक इंसेंटिव देने का बात कही गई है और उसमें से जॉब्स के निकलने की बात की गई है। एक साल के अंदर 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनने का प्रावधान किया गया है एक साल में, और 20,000 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान किया गया है। 2.7 लाख करोड़ खर्च होगा 1.63 लाख, यानी 1,63,00,000 किसानों को गेहूं के लिए और चावल के लिए उनको एमएसपी देने के लिए उसकी व्यवस्था की गई। हर घर जल से परिपूर्ण हो, इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 3,80,000 करोड़ परिवारों को जल घर में पहुंचे, इसकी व्यवस्था एक साल के अंदर करने की गई है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 48,000 करोड़ रुपए नए घर योजना के लिए 80 लाख लोगों को, और जिसमें से 42 लाख आपके थे जिनको 42 लाख लोगों को मकान दिया गया, और अब 80 लाख लोगों को एक साल के अंदर मकान देने की बात की। मैं जब बुंदेलखंड के क्षेत्र में आया हूं तो केन बेतवा प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा जरूर करूंगा। 44,605 करोड़ रुपए के माध्यम से यहां की इरिगेशन का काम होगा और 9,80,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा और इस साल 1,400 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे, 1,400 करोड़। इसलिए मित्रों, विकास के लिए हर तरीके से काम को आगे बढ़ाने का काम किया गया। अगर मैं बात करूं इज्जत घर की, लोग आज से 4-5 साल पहले मजाक उड़ाया करते थे, ये स्वच्छता अभियान क्या है, ये प्रधानमंत्री स्वच्छता के बारे में क्या बात करते हैं। आज 11 करोड़ इज्जत घर बने हैं और उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बने हैं, यानी 2 करोड़ महिलाओं को इज्जत से जीने का अधिकार मोदी जी और योगी जी ने दिया है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, ये इज्जत घर जो है, ये माताओं को, बहनों को इज्जत से रहने का मौका दे रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए एक नया रास्ता दिखा रहा है और देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है इसकी भी एक तस्वीर खींचता है। इसलिए सिर्फ टॉयलेट बना देना, शौचालय बना देना इतना ही नहीं था, ये महिलाओं को सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उपकरण बना है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और 2.5 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश में बना, यानी 2.5 करोड़ माताएं बहनें अपने दैनंदिन जीवन के यापन के लिए और दैनंदिन नित्य क्रम के लिए वो घर से बाहर जाया करती थी, खेतों में, सड़कों पर। उनको इज्जत से जीने का अधिकार नहीं था। मोदी जी ने इज्जत घर देकर और योगी जी ने उसको बनाकर 2.5 करोड़ बहनों को उत्तर प्रदेश में इज्जत घर के माध्यम से इज्जत प्रदान की है। इसको हमको हमेशा याद रखना चाहिए। मित्रों, उत्तर प्रदेश की जब मैं बात करूं तो आज आप दूसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बने और दूसरे नंबर की आपका जो इकोनॉमी थी, जो आपकी अर्थव्यवस्था थी, वो 11 लाख करोड़ की थी, आज वो 22 लाख करोड़ की हो, यानी दुगनी पहुंच गई। उसी तरीके से पर कैपिटा इनकम वह भी दुगने के पास पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश आज 44 प्रोजेक्ट्स में, 44 प्रोजेक्ट्स में देश में नंबर 1 का हो गया है। जो 44 प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें नंबर 1 पर आप 10 नई यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश में 5 साल में बनी, 77 नए कॉलेज खुले हैं, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूती करने के लिए सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का सेंटर बन रहा है, तो आज उत्तर प्रदेश बन रहा है। ये भी हमको ध्यान में रखना है। मैंने आपसे चर्चा की, 59 मेडिकल कॉलेज खुले, एक्सप्रेस हाईवे खुले, 10 स्मार्ट सिटीज पर काम चल रहा है। लखनऊ में मेट्रो बन गया है, कानपुर में मेट्रो चल पड़ा है, गाजियाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो चल पड़ा है। अब आगरा में
मेरठ में, गोरखपुर में, प्रयागराज में और वाराणसी में मेट्रो का काम शुरू हो रहा है। यानी 5 साल बाद 10 बड़े शहरों में मेट्रो चल पड़ेगा। ये बदलती उत्तर प्रदेश की तस्वीर बनेगी, ये हमको बुंदेलखंड का एक्सप्रेस हाईवे, यह अपने आप में एक विकास की कहानी बताता है और उस क्षेत्र के दृष्टि से उस विकास में हम सब लोग जुड़ेंगे। उसी तरीके से मॉडल स्कूल्स बन रहे हैं। आपके सामने हमारे गौरीशंकर जी ने आपको बताया कि उन्होंने 50 सड़कों पर काम किया है। एक नहीं, अनेकों प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पंचनद बैरेज पर उसका भी काम शुरू हो रहा है। उसी तरीके से मुझे बताया गया औरई कोच रोड है, उस पर भी 17 किलोमीटर का काम चल रहा है। मोहम्मदाबाद मुदा रोड है, उस पर भी काम चल रहा है। औरई इरखास रोड है, इकर रोड है, उस पर भी 28 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहा है। तो ये सब काम और ये जो हमारे ये हाथ जोड़ करके आप खड़े हैं, इनको आपको आशीर्वाद देना है। इन्होंने उसको जमीन पर उतारा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। 4 लेन वाइडनिंग का काम औरई सड़क पर चल रहा है। 50 बेडेड आयुष का हॉस्पिटल, उस पर 7.22 करोड़ रुपए, 7 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। बस स्टैंड औरई का, उस पर काम चला है। उसी तरीके से औरई कोटरा रोड पर 5 करोड़ 50 लाख रुपए का काम चल रहा है। उसी तरीके से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत हैंडमेड पेपर, इस पर भी हाथ से बना हुआ पेपर, इस पर भी काम चल रहा है। और आयुष्मान भारत में 52,000 परिवार गोल्डन कार्ड लेकर के आयुष्मान की सेवा ले रहे हैं, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जहां मैंने कहा कि 2.5 करोड़ लोग जुड़े हैं और 11 करोड़ किसान को 2-2 हजार रुपए प्रति तिमाही यानी 6,000 रुपए साल का 10 किस्त मिली है, वहीं 54,000 लोग औरई से हैं किसान, जिनको कि 10 किस्तों में 2-2 हजार रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मिला। मित्रों, आप सब लोग के सामने ये विकास की कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, बदलता हुआ औरई है। आप बताओ, इसको संभाल करके रखना है कि नहीं रखना है? इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? इसको नई ऊंचाइयों पर ले जाना है कि नहीं ले जाना है? अब मैं सुन रहा था आप लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। ये जय श्री राम का नारा आप लगा रहे थे, राम मंदिर को बनने से रोक कौन रहा था? ये लटकाना, भटकाना, अटकाना, आजकल ये नेता मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। कोई बजरंगबली की घंटी बजा रहा है, बजरंगबली के सामने घंटी बजा रहा है, कोई चंदन लगा करके जा रहा है। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, याद आया आपको? ये वही लोग हैं ना, जब राम जी की झांकी निकलती थी तो उसको परमिशन नहीं देते थे। ये यही लोग हैं ना जो कृष्ण जन्माष्टमी में झांकी निकलने को रोकते थे, परमिशन नहीं देते थे। मित्रों, ये तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के चलने वाले लोग। और इनके राज में क्या था? इनके राज में खनन माफिया, रेत माफिया, जमीन घोटाला करने वाले माफिया, अपहरण उद्योग था कि नहीं था? आप बताइए, इनके राज में मां बहनें सुरक्षित थी क्या? सुरक्षित थी क्या? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, सुरक्षित थी क्या? आप बहनों को सुरक्षित देखना चाहते हैं ना? अगर आप चाहते हैं तो योगी जी का 5 साल और होना होगा, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं इनके प्रत्याशियों की लिस्ट देख रहा था,
तो ध्यान में आया कि आधे तो जेल से लड़ रहे हैं, आधे बेल पर लड़ रहे हैं, यानी ये धरती पर है भी नहीं। क्या मजबूरी है सपा को ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाना है? क्या मजबूरी? मजबूरी ये है कि धंधे में शामिल लोग जब वो पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं और नेता के साथ जुड़ जाते हैं तो नेता को मदद करना उनकी मजबूरी बन जाती है। और ऐसे लोगों को सबक सिखाना चुनाव में ये आपका काम है कि नहीं है? और सबक सिखाने का प्रजातंत्र में सबसे अच्छा तरीका होता है कि सही व्यक्ति को, सही पार्टी को, कमल के निशान को बटन दबा करके आप इनको संदेश दीजिए कि विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चला। मित्रों, मैं बहुत सी कहानियां आपको सुना सकता हूं, लेकिन मैं आपको दो बातें सपा के नेताओं की नीयत क्या है उसके बारे में प्रतिबिंबित करने वाली घटनाएं बताता हूं। एक घटना जो गोरखपुर में गोलघर बम ब्लास्ट हुआ था, और मैं चाहूंगा कि मीडिया वाले इस बात को लोगों तक पहुंचाएं। गोरखपुर में जो गोलघर में बम ब्लास्ट हुआ था, उस बम ब्लास्ट में जो लश्कर तैयबा के लोग और इंडियन मुजाहिदीन के लोग संलिप्त थे, और उसमें से एक था तारिक कासमी जो आजमगढ़ का रहने वाला था, और एक था खालिद मुजाहिद जो जौनपुर का रहने वाला था। यह घटना 2007 में घटी थी, और जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इनके खिलाफ केस वापस लिया। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केस को वापस लिया, यानी जेपी नड्डा जिंदाबाद, यानी बम ब्लास्ट, यानी आतंकवादी, यानी देशद्रोही, इन लोगों को बचाने का काम बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने किया था। और ये लोग वो थे जिन लोगों ने देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। रक्षक ही भक्षक बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन्होंने केस विड्रॉ किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके विड्रॉ केस को वापस लिया और कहा कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री केस विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, यह भारत के कानून के अंतर्गत आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।